हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो फाइनली जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इतने दिनों से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा था और अपने स्टूडियो पे भी काम कर रहा था, लेकिन इस बीमारी की वजह से जैसे कि हम सब घर पे बंद हैं, मुझे इक्विपमेंट नहीं मिल रहा था। कभी माइक की दिक्कत आ गई, कभी ट्राइपॉड की दिक्कत आ गई, कभी लाइटनिंग की दिक्कत आ गई, कभी बोर्ड की दिक्कत आ गई, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन फिर भी फाइनली एट द एंड हमने ये अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया है और मैं आपके सामने अपने स्टूडियो में पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार दिया। और ये जो स्टूडियो सेटअप किया है ये भी एक स्टूडेंट की हेल्प की बदौलत ही हुआ है, उसके बिना शायद ये कभी भी ना हो पाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे स्टूडेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं स्पेशल आपके लिए हाजिर हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम शूटिंग इन माई स्टूडियो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मुझे नहीं जानते, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद के बारे में बता देता हूँ। आई एम पीयूष जिंदल एंड आई टीच इंग्लिश फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जामिनेशंस। मैं एसएससी और बैंक दोनों के लिए ही पढ़ाता हूँ, और बाकी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर बाकी रेलवे का वो एग्ज़ाम होता है, उनका सिलेबस भी एसएससी में और बैंक में कवर हो जाता है। तो बेसिकली सारे कॉम्पिटिशन जो है वो बीच में सिलेबस कवर हो जाता है। अब मैं कुछ और बता देता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। आई हैव टॉट इन पंजाब में मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। अपना कैरियर मैंने वहीं पे स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे दिल्ली जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने दिल्ली में पढ़ा है अड्डा 247, जिसको आप कैरियर पावर के नाम से भी जानते हैं। फिर मैंने वहाँ पे नोएडा में, मुखर्जी नगर में, जीटीबी नगर और उसके बाद उत्तम नगर, मैंने इन सभी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, इन सभी सेंटर्स में पढ़ाया है। उसके बाद मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दैट इज़ अनअकैडमी, मुझे वहाँ पे मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया है। अब इस चैनल को बनाने का रीज़न क्या है, बेसिकली जो एक्चुअल में मैं सच बताना चाहता हूँ, इस चैनल को मैंने क्यों बनाया। अब क्या है, जैसे कि आपको पता हो टेलीग्राम पे जैसा कि हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिक इंग्लिश। तो उस ग्रुप में बच्चे मुझे डाउट्स भेजते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात वहाँ पे शुरू होती है। क्यों शुरू होती है भाई, आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने एक बुक सॉल्व कर ली, आपने वीडियो देख ली, बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई बल्कि शुरू हो रही है। क्योंकि उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या रेज होंगे भाई, क्या रेज होंगे आपके डाउट्स। लेकिन डाउट्स नहीं कोई देता आपको, कंटेंट हर कोई दे देगा आपको। कंटेंट तो दे दिया, आपको पढ़ा भी दिया, आपको लेक्चर भी मिल गए, आपने कोर्स भी ले लिया, लेकिन उसके बाद सवाल आता है डाउट्स पे, वो कोई नहीं देता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे, मार्केट में यही दिक्कत है। 1000 का बैच बन गया, 2000 का बैच बन गया, 5000 का बैच बन गया, लेकिन डाउट्स कौन देगा। क्या देते हैं कि हमारा ग्रुप बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन डाउट्स कोई भी नहीं दे रहा। तो इसी वजह से टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिनके ऑथेंटिक डाउट्स होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, ये बच्चा सीरियसली मेहनत कर रहा है और उसका डाउट ऑथेंटिक है, तो मैं पर्सनली उसको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चे ये गलती है तो ये गलती क्यों है। ठीक है, आप भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप अच्छे लेवल पे प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिक इंग्लिश, ठीक है। अब फिर वही बात करते हैं कि हमने ये चैनल बनाया क्यों बनाया। क्योंकि बच्चों को जब मैं वहाँ पे डाउट देता हूँ, बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब होता क्या है कि हमने क्लास में पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने क्लास में पढ़ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने क्लास में पढ़ लिया कि वर्ब क्या होता है, हमने इस डेफिनेशन को याद कर लिया, वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन हम वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उस डेफिनेशन को आप फील्ड में अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसी वजह से दिक्कत होती है। हमने डेफिनेशन तो याद कर ली, इसकी डेफिनेशन भी याद कर ली, इसकी भी याद कर ली। अगर मैं आपसे किसी से पूछूंगा सब्जेक्ट क्या होता है, आप सबको पता है, लेकिन अगर मैं कोई एक अच्छे लेवल का आपको सेंटेंस दे दूंगा, आप उसमें से सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। यही तो दिक्कत है इंग्लिश में, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पढ़ाया जाता है लेकिन उसके बाद क्या नहीं सॉल्व करते उनके डाउट्स। तो जो मैं डाउट सॉल्व करता हूं, बच्चे को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है, और ये नहीं पता वर्ब क्या है, ये नहीं पता कॉम्प्लीमेंट क्या है, बच्चे को बेसिक चीजें नहीं पता, तो वो कैसे कंपीट कर पाएगा। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है, तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं पता एक्टिव वर्ब कब यूज होगी, बच्चे को ये नहीं पता कि पैसिव वर्ब यूज कब होगी। अगर मैं पूछूं इसका एक्टिव पैसिव बना दो, मैंने बोल दिया आई टीच इंग्लिश, अगर मैं किसी से पूछूंगा इसका पैसिव बना दोगे, वो साथ ही साथ बना देगा, 1 सेकंड नहीं लगाएगा, वो 1 सेकंड में बोल देगा।
आपने भी बना दिया होगा, आई एम श्योर। लेकिन भाई अगर मैं ये पूछूं कि आपने एक्टिव से पैसिव बनाया, लेकिन क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्या पड़ी? अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, वो बता देगा। लेकिन अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उसको टेंस ही नहीं पता चलेगा। हमें टेंस ही नहीं पता क्या होता है। तो बेसिक चीजों में बहुत कमी है। कहने का मतलब हमारा बेसिक ही नहीं क्लियर, हमारे फंडामेंटल्स नहीं क्लियर। हम बहुत एडवांस की तरफ भागते हैं कि भाई मुझे एडवांस कोर्स लेना है, मुझे एडवांस पढ़ना है। टीचर कहते हैं हीरो लेवल, जीरो लेवल, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से लेवल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक नहीं क्लियर। तो इसी वजह से हमने वहाँ पे चैनल बनाया है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको, ऐसा नहीं है कोई मैं बोलूँगा कि मैं बहुत हाई लेवल एडवांस पढ़ाऊँगा या फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ से जो इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे, जो लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, वो कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे? 0। मैं उन बच्चों पे फोकस करना चाहता हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जो इंग्लिश है ना, ये फॉरेन लैंग्वेज है। क्या ये नेटिव लैंग्वेज है? क्या ये इंडिया की लैंग्वेज है? नहीं, ये हमारी लैंग्वेज है ही नहीं। इसी वजह से हमें आती भी नहीं है। तो भाई इसमें शर्माना क्या? अगर नहीं आती तो ठीक है, हम सीख लेंगे। लेकिन सीखने का जो तरीका है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? हमने ये डेफिनेशन तो याद कर ली, लेकिन हमें अप्लाई तो करनी आ नहीं रही, तो उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस बच्चे को डेफिनेशन आती है वो गलत है, वो सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश को ऐसे सीखा है तो मैं आपको इंग्लिश को ऐसे पढ़ाऊंगा, बस आपको ये सीखना है। अब होता क्या है कि जैसे हमने ये YouTube बना लिया, ठीक है, YouTube चैनल का हमने नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। पहले जो इसका नाम था वो हमने रखा हुआ था इंग्लिश विद प्यूसर। ये भी बहुत अच्छा नाम है, लेकिन एक दिन मैंने कहीं पे भी, आई डोंट नो वेयर, मैंने लेकिन कहीं पे वर्ड पढ़ा। कौन सा वर्ड पढ़ा? इलेक्ट्रिक। जब मैंने ये वर्ड पढ़ा ना, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, पता नहीं क्यों स्ट्राइक किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि ये वर्ड मेरे चैनल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इस वर्ड को अपने चैनल में लगा दूंगा तो ये क्या नाम बन जाएगा? इलेक्ट्रिक इंग्लिश। अब इलेक्ट्रिक इंग्लिश से क्या मतलब है? ये चैनल आपके कंपटीशन को या फिर आपकी तैयारी को एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, मेरा चैनल कहाँ से फॉलो करना है? 0 से। क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है ना, बच्चे जो पढ़ाने का स्टाइल होता है हर टीचर का डिफरेंट होता है। अगर आप एक चैनल फॉलो कर रहे हो तो उस पर एक टीचर पढ़ा रहा होगा, अगर आप 2 चैनल फॉलो कर रहे हो तो उस पर 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे। जितने भी चैनल आप फॉलो कर रहे हो उतने ही टीचर पढ़ा रहे होंगे। तो और हर टीचर की जो स्ट्रेटजी है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अगर आप किसी भी बीच में से कोई वीडियो उठा के देख लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप भाग जाओगे। ये मैं सच कह रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा चैनल देखना ही है तो आपको पहली वीडियो से देखना पड़ेगा, और ये पहली वीडियो ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम चैनल की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक इंग्लिश पता चल गया आपको क्यों मैंने बोला। अब उसके बाद बात करते हैं कि मैं टैगलाइन। फिर जब मेरे माइंड में ये इलेक्ट्रिक इंग्लिश आ गया तो उसके बाद मेरे माइंड में था कि कुछ मोटो या कुछ टैगलाइन होना चाहिए मेरे चैनल का, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। मैं बहुत लाइन सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, फोर्सफुली सोच रहा था। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो तो वो मिलती नहीं है, लेकिन कोई चीज़ जब आपको कोइंसिडेंसली मिलती है तो उसको मज़ा ही लगा। तो आज सुबह मैं एक बच्चे को डाउट दे रहा था, तो एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई, तो वहाँ से एक टैगलाइन निकल गई। कौन सी टैगलाइन है? डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। अब इस लाइन का जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। भाई हो भी रहे हो तो मैं कर भी कह सकता हूँ, ठीक है। देख लो वीडियो। अब देखो एक चीज़ समझना, हमने लिखा डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, क्या यूज़ किया? रिजिड। अब रिजिड का मतलब क्या होता है समझना। रिजिड का मतलब होता है नो मोशन। जब किसी चीज़ में मोशन नहीं ना होता उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड, ठीक है। मैं कह सकता हूँ इनफ्लेक्सिबल। जब आपका बिहेवियर किसी चीज़ को लेके रिजिड है तो इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा। आप किसी चीज़, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जब आप किसी चीज़ को लेके सख्त हो जाते हो, आप कहते हो कि यार ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही है, आपका बिहेवियर उसके टुवर्ड्स कभी चेंज नहीं होता, तो यू आर बीइंग रिजिड ओवर देयर। बात समझ आ गई? इंग्लिश में आपको ये नहीं बनना, इंग्लिश में आपको फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि रिजिड, अगर मैं बोलूँ कि रिजिड का मतलब बेसिकली क्या है, क्या याद करना?
रूल। अगर रिजिड का मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे रिजिड्स होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं इंग्लिश को लेके। वो क्या करते हैं कि रूल्स याद करते हैं, बुक उठा ली, कोई भी किसी भी जनरल इंस्टीट्यूट है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसकी बुक उठा ली और बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी, और वहाँ पे क्या लिखा होगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे रूल्स लिखे होंगे और वो रूल्स याद करते जाएंगे। लेकिन एक बात समझना कि अगर इंग्लिश को रूल से पढ़ के हमें समझ आता, अगर हम इसको इतने याद कर पाते, तो 80% स्टूडेंट्स की इंग्लिश प्रॉब्लम क्यों होती। आपको इतनी बात तो समझ आती है ना कि इतने बच्चों की दिक्कत तो है ही है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारा तरीका है अभी तक वो गलत है। इंग्लिश इज नॉट अबाउट रूल्स, इंग्लिश इज ऑल अबाउट व्हाट, इंग्लिश इज ऑल अबाउट व्हाट, कंटेक्स्ट। तो मैं अपने चैनल पे जो भी पढ़ाऊंगा ना, जो भी कुछ बोलूंगा, वो हमेशा लॉजिकली वैलिड होगा और वो किसके आधार पे बोला जाएगा, कंटेक्स्ट के आधार पे बोला जाएगा। मैं विदाउट कंटेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जो चीजें याद करने वाली है वो याद करनी भी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी 100% है, ये 100% है, वो 100% है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे मैं आपको साफ क्लियर कट बोलूंगा कि बच्चे ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप हमें चैनल के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक इंग्लिश, और इसका जो मोटो है या फिर टैगलाइन है क्या है, डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम काम की बात कर लेते हैं। काम की बात क्या है, हमने इंग्लिश सीख ली है, यही तो काम की बात है, और क्या काम की बात होगी, ठीक है। तो अब छोटी सी बात समझना, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं पूछूं जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है या फिर एक सब्जेक्ट है, सोच के बताना। जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है या फिर ये एक सब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो पहले इसको सब्जेक्ट ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं उसको समझते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, सोचिए, लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस होता है, एक ही पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है, क्या करना भाई लैंग्वेज से, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करेगा कौन, करेगा कौन, बीइंग्स। अब बीइंग्स की हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है, ठीक। अब एक चीज समझना, हम ह्यूमंस बात करना चाहते हैं। ह्यूमंस में मैंने क्या लिया कि जो बोलने वाला होगा वो स्पीकर होगा और सुनने वाला कौन होगा, लिसनर होगा। अब स्पीकर ने लिसनर से बात करनी है, ठीक है, तो कम्युनिकेट करना है, तो कोई मीडियम चाहिए, जो वो मीडियम है, वो मीडियम को ही हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश। तो आपको बस बेसिक सी एक बात समझनी है कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, एक जस्ट चैनल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स इट, इट इज़ नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अब बीइंग्स ने या ह्यूमंस ने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में क्या सबसे पुरानी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्या इससे पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं थी, ऑब्वियसली थी। अगर मैं सबसे पुरानी लैंग्वेज की बात करूं तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी वो, संस्कृत, सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है किसी पॉइंट इन टाइम पे हम इस लैंग्वेज को यूज करके भी कम्युनिकेट करते थे। डू यू एग्री, आई होप यू एग्री। अब इतनी बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि हम इसको इससे नहीं बल्कि इससे क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। अगर मैं एक बात और पूछूं कि जितने पुराने हम ह्यूमंस हैं क्या उतनी पुरानी ये संस्कृत है, सोच के देखिए इस बात को। क्या जितने पुराने हम लोग इस अर्थ पे हैं जहाँ से हमारी लाइफ पैन स्टार्ट हुआ, तो क्या उतनी पुरानी ये लैंग्वेज है, नहीं, उतनी पुरानी तो नहीं है। मतलब हम कम्युनिकेट करते थे, इससे पहले भी तो कम्युनिकेट करते थे, लेकिन तब संस्कृत नहीं थी। फिर हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, सोचिए, जस्ट थिंक ऑफ इट। हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, इशारा करके, इशारों से कम्युनिकेट करते हैं ना भाई। अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, मुझे क्लास में कोई बच्चा बैठा है, अब मुझे उससे कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, इशारा करके कम्युनिकेट कर लूंगा, बात खत्म हो गई, ठीक है, हमने ये बात समझ ली। इसी को तो हम कहते हैं जेस्चर कम्युनिकेशन। जेस्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप इशारे करते हैं, ठीक है, बॉडी को मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेस्चर कम्युनिकेशन। फिर
अब क्या है, जैसे सपोज कीजिए मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, वो इसी क्लासरूम में बच्चा बैठा है, तो मैं जेस्चर से या फिर इशारा करके कम्युनिकेट कर लूँगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मुझे ऐसे बच्चे से कम्युनिकेट करना है जो इस दीवार की दूसरी साइड पे बैठा हो। क्या मैं उसको देख पाऊँगा? नहीं देख पाऊँगा। अगर मैं उसको नहीं देख पा रहा तो क्या मैं वहाँ पे इशारा करके कम्युनिकेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या फिर आप ऐसे सपोज कर लीजिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया, तो क्या मैं वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कम्युनिकेशन के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो फिर हमने क्या किया, जब हम जेस्चर से कम्युनिकेट ना कर पाए, फिर हमने एक और तरीका ढूंढा जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। किससे? सोचिए, टेक योर टाइम। आपको क्या लगता है किससे किया होगा? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसने अपनी माँ से कम्युनिकेट करना है। कैसे कम्युनिकेट करेगा? रो के। तो हमने फिर किससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया? किससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया? साउंड्स। आई होप आप समझ रहे होगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने फिर साउंड से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर जब साउंड आ गई तो हमने साउंड को लिख लिया। जैसे मैंने बोल दिया म, तो मैंने म साउंड को ऐसे लिख लिया। तो जब हमने उसको ऐसे लिख लिया, फिर हमने म को ऐसे लिख लिया। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। तो जब हमने किसी साउंड को लिखा तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? जब भी हमने किसी साउंड को लिख लिया तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? लेटर। इतनी बात समझ आई। अब जो लेटर है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से आया? साउंड से आया। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो फिर आप एक ये भी समझ लीजिए। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, सोचिए और बताइए। क्या आप बता सकते हो? चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं। क्या आप इसका मतलब बता सकते हो? बता सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप लेटर्स को ज्वाइन करते हो और उसका एक मीनिंग निकल के आता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम उसको? एक वर्ड। तो जो वर्ड है, वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंग, ठीक है। अब लेटर से हमने क्या बना लिया? वर्ड बना लिया। फिर हमने बहुत सारे वर्ड्स लिख लिए। बहुत सारे हमने क्या लिख लिए? वर्ड्स। और उन वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आया और वो ग्रामेटिकली भी सही है, तो हमने उसको वहाँ पे क्या कह दिया? क्या कह दिया हमने वहाँ पे उसको? सेंटेंस। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। और बहुत सारे सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया, तो उससे हमारी क्या बन गई यहाँ पे? क्या बन गई हमारी वहाँ पे? स्पीच, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो लैंग्वेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? साउंड से। या उससे पहले भी मैंने आपको कहानी समझा दी। फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हमने क्या कह दिया? लेटर। फिर हमने उससे क्या बना लिया? वर्ड। फिर हमने उससे क्या बना लिया? सेंटेंस। उसके बाद हमने उससे क्या बना ली? स्पीच। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक।